गया ना बेटा ये। हाँ अभी गो लाइव। क्लोज। हाँ पुराने वाला ही तो स्टार्ट करना है। पुराने वाला लिंक है, बोलो ना, पुराने वाली लिंक है। हाँ नहीं, पुराना नया वाली लिंक है। रुको। आ गया मैं। रुको रुको। इस पर नहीं हुआ है स्टार्ट। अजय, प्रीति, मिराकी, महेश, प्रियांक। चलिए, मेरे जो कुछ डिस्टरबेंस आ गया था बेटा, उस डिस्टरबेंस के बेसिस पे हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए उसमें। फिर मैंने नया शुरू किया है, उसमें हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो हमें स्टार्ट करनी है क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट करनी है, बॉन्ड वैल्यूएशन। और बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको, बॉन्ड वैल्यूएशन में हम आपको क्या क्या कराएंगे वो सारे डिटेल में हम अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, जो इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन, बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो आपकी पॉइंट्स है, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट, रिडीमेबल वैल्यू, डिजायर्ड रिटर्न, इसमें हम सारी ये बॉन्ड्स का क्या है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखना है आपको, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो पहले हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, फिक्स कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी बॉन्ड, ये सारे पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको नए सिलेबस में जो बॉन्ड वैल्यूएशन आपको इंट्रोड्यूस हुआ था और ओल्ड सिलेबस में जो बॉन्ड वैल्यूएशन आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूं। आपको यहां पे मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, जो आपकी स्टडी मटेरियल है, जो आपकी स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे न्यू सिलेबस आपका जो है, इसमें पेज 14 और ओल्ड सिलेबस का भी बुक मैं आपको दिखाऊंगा।
ये नए सिलेबस की बुक है। नए सिलेबस में आपका यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन है, ये दिस इज योर बॉन्ड वैल्यूएशन। तो आपको मैं दिखाता हूं बॉन्ड वैल्यूएशन में कितनी इलस्ट्रेशन आपका दिया हुआ है। देखिए बेटा, आपका 2 चैप्टर ऐड किया गया है। इसमें पुराना भी सिलेबस का है, ये पुरानी सिलेबस का ही है। पुराना सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है। जस्ट एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी इलस्ट्रेशन दी हुई है। नए सिलेबस में भी आपका था, न्यू सिलेबस में भी ये था, और आपका ओल्ड सिलेबस में भी आपके पास था। देखिए, ये चैप्टर है न्यू बुक का स्टडी मटेरियल जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पे जो हमें स्टडी करनी है वह स्टडी क्या करनी है, आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन, प्राइसेज एंड यील्ड, ये न्यू सिलेबस में दिया हुआ है। बॉन्ड वैल्यूएशन, प्राइसेज एंड यील्ड। इस बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको दिया हुआ है नए सिलेबस में। आपका इलस्ट्रेशन नंबर आपका कितनी हो गई, ये 10 हो गई। इसके पहले इक्विटी वैल्यूएशन है, इक्विटी वैल्यूएशन का भी इलस्ट्रेशन यहां पे दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया। टोटल इलस्ट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, 12। आपको ये टोटल आपका यील्ड टू मैच्योरिटी सारी चीजें आपको दिया हुआ, यील्ड टू कॉल आपका यहां पे बहुत सारी क्वेश्चंस आपको दे दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यू सिलेबस में आपका यहां पे न्यू में बॉन्ड वैल्यूएशन आपका मैक्सिमम आपको दी हुई है। मैक्सिमम न्यू में बॉन्ड वैल्यूएशन आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जो बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। जब ये न्यू में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है तो क्या ओल्ड में था कि नहीं था? आप लोग अगर ओल्ड सिलेबस के हैं तो ओल्ड सिलेबस में था कि नहीं था बॉन्ड वैल्यूएशन? तो भाई ओल्ड सिलेबस में भी था बॉन्ड वैल्यूएशन। क्वेश्चन हमेशा पूछा करता था बॉन्ड वैल्यूएशन का, छोटा सा क्वेश्चन आया करता था, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने की प्रायोरिटी ओल्ड में कम था, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो सीए फाइनल में जो स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सीए फाइनल का जो स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर का बॉन्ड वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछा करता था। तो आपके भी सिलेबस में, आप में भी ये अब नए बॉन्ड वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा है। तो ओल्ड वाले को भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नए ओल्ड प्लस न्यू वाले के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। मैं आपको इस चैप्टर में क्या कराऊंगा, कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और आपके न्यू सिलेबस का जो भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा, वो सारे होगा। आपकी आरटीपी की क्वेश्चन होगी, एमटीपी की क्वेश्चन होगी, और सजेस्टेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे आपकी बॉन्ड वैल्यूएशन का मैं कराऊंगा। एमसीक्यू जो होगा वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा बॉन्ड वैल्यूएशन का। और मैं आपको बॉन्ड वैल्यूएशन की कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, मैं यहां पे आपको लिया था न्यू सिलेबस का, यहां पे ओल्ड सिलेबस का एसएफएम यहां पे है, और ये जो क्वेश्चन है ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। डीप प्लानिंग इन्वेस्टेड बैंक डिपॉजिट दिस, इस टाइप का। तो ये न्यू ओल्ड सिलेबस की स्टडी मटेरियल है, ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है।
ओल्ड सिलेबस में भी आपका बॉन्ड वैल्यूएशन हुआ करता था। आप देखिएगा यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता था थोड़ा सा कम होता था। देखिएगा यहाँ पे ये ओल्ड सिलेबस का है। 5 नंबर देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्पैच, रिपो, रिवर्स रिपो, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप। ये आपके न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में था। ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन इस पे कम आता था, लेकिन न्यू सिलेबस में क्योंकि डिटेल में इसका दे दिया गया है, तो न्यू सिलेबस में भी डिटेल में देने के कारण ओल्ड सिलेबस से भी इसकी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, ये 100% श्योर है। और प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कीजिएगा। मैं आपको आरटीपी, एमटीपी सारी चीज़ें कराऊंगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब हम आपको चलते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन की कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं बेटा। बॉन्ड वैल्यूएशन में एक्चुअली होता क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन हम आपको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन का। आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे इंट्रोडक्शन देने में। देखिएगा, आप लोगों ने बॉन्ड, मैंने यहां पे देखा, यहां पे डिबेंचर देखा। चाहे हम बॉन्ड बोले या डिबेंचर बोले, दोनों की लॉजिकली सेम मीनिंग है, सेम फाइनेंशियल में आपको सेम मानेंगे हम, डिबेंचर या बॉन्ड, इसको या इसको हम सेम मानेंगे। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट अगर लोन इशू करता है फिक्स रेट पे, तो उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ये जनरली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिक्स रेट पे अगर गवर्नमेंट पैसा रेज करता है उसको कहते हैं बॉन्ड। अगर कोई कंपनी रेज करता है लोन फिक्स रेट पे, उसको हम क्या कहते हैं? डिवेंचर कहते हैं। दैट इज द डिवेंचर। जिसे जनरल मीनिंग, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही है। लेकिन हम आपको क्या समझेंगे कि बॉन्ड और डिबेंचर दोनों क्या है बेटा? सेम है। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों क्या है? सेम है। अब देखिएगा, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या है, हम सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। आपकी बेसिक कंसेप्ट इस पे क्या है बेटा? इस पे आपको क्या जाननी है भाई? सबसे पहला पॉइंट है फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट। इस पे करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। यह एक सोर्स ऑफ फंड्स है, सोर्स ऑफ फंड्स। आपको पैसा रेज करनी है तो हम बॉन्ड से पैसा उठा लेंगे, दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। दूसरा, इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं, जो टैक्स की सेविंग होती है, देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं उस पे क्या होता है? टैक्स की सेविंग होता है। तो इसको क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। ये लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, source of funds in which fixed periodic interest is paid. There is a tax saving on interest payment, hence is the lowest cost of capital. अब मैं आपको लिखाता हूं यहां पे, what is the bond? बॉन्ड क्या होता है? देखना बेटा, बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल का सोर्स है, ऑन विच फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड।
तीसरा पॉइंट क्या होता है, देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, hence it is lowest cost of capital. There is a tax saving on interest payment, hence it is the lowest cost of capital. भाई बॉन्ड पूछता है क्या होता है, लोग कहता है कि बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस बताइए, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गवर्नमेंट इशू करता है तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं, अगर कंपनी इशू करता है उसको हम डिबेंचर कहते हैं, जनरल बोलचाल में। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, ठीक है। बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल ऑन व्हिच इन फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड। जो ईश्वर है, जो इशू करता है, वो बॉन्ड होल्डर को फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट देता है, समय इंटरवल के बाद पीरियोडिक इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे कंपनी को टैक्स की सेविंग होती है, और टैक्स की सेविंग होने के कारण इसको लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, दिस योर बॉन्ड। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, हेंस इट इज लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सुनिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, आपकी फेस वैल्यू, ये जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, कूपन रेट, ये जानना जरूरी है। तीसरी पॉइंट क्या है, रिडीमेबल वैल्यू, ये जानना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी पीरियड, ये जानना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिजायर्ड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है ना बेटा, डिजायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर उसी में क्या कहते हैं, मार्केट रिटर्न। फिर क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड, बॉन्ड इन द मार्केट। सेम टाइप की बॉन्ड की क्या रिटर्न है मार्केट में, बॉन्ड ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड इन मार्केट। ये सबका एक ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। डिजायर रिटर्न बोले, रिक्वायर रिटर्न बोले, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले, या मार्केट रिटर्न बोले, या रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड इन मार्केट, ये सारे का एक ही मीनिंग होता है। फिर हमें क्या पढ़नी है, नेक्स्ट पॉइंट, इशू प्राइस। फिर क्या पढ़नी है, मार्केट प्राइस। फिर क्या पढ़नी है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसको हम दूसरा नाम देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसका एक और नाम क्या देते हैं, रियल वर्थ ऑफ बॉन्ड, रियल वर्थ ऑफ बॉन्ड, रियल वर्थ ऑफ बॉन्ड। ये हम आपको यहां पे, और भी हमारे पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड, बहुत सारी बॉन्ड्स है जो हमें स्टडी करनी है।
एक एक करके हम आपको बेसिक चीजें मैं समझाऊंगा, बेसिक चीजें बनाने का न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, और आपकी स्टडी मटेरियल आरटीपी की सारी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना बेटा? अब चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लीज आप देखिएगा। फेस वैल्यू तो कोई भी बॉन्ड का, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी बॉन्ड का एक बेस वैल्यू होता है। किसी भी बॉन्ड का बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू होता है जिसपे ऑन व्हिच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। एक न्यून वैल्यू होता है, एक बेसिक वैल्यू होता है जिसपे बॉन्ड का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया जाता है, दैट इज द फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बेसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन व्हिच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ये कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई जो बॉन्ड का इंटरेस्ट इशूअर कंपनी, जो कंपनी इशू करती है, जिस रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर को पेमेंट करती है, जिस रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पेमेंट करती है, उसको क्या कहते हैं हम? कूपन रेट कहा जाता है। आप लोग प्लीज मेरे इस नंबर पे, इस नंबर को 9312606737 नंबर को आप सेव करें, HL गुप्ता के नाम से, HL गुप्ता। आप मुझे व्हाट्सअप करें अपना नाम और CMA फाइनल लिखकर, ताकि मैं ये आपको सेंड कर दूं, इसकी नोट्स, आपकी नोट्स को सेंड कर दूंगा। तो दिस योर कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, फेस वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू क्या होता है? रिडीमेबल वैल्यू कुछ टाइम पीरियड के बाद बॉन्ड होल्डर को, जो बॉन्ड इशू की है कंपनी, वो पैसे को वापस करती है। जितना पैसा वापस करती है उतने पैसे को हम क्या कहते हैं? रिडीमेबल वैल्यू कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है रिडीमेबल वैल्यू का, तो उसको क्या कहते हैं? आपकी बेस जो फेस वैल्यू होता है, वो पैसा रिडीम होता है। मैच्योरिटी पीरियड किसे कहा जाता है? हर एक बॉन्ड का एक टाइम पीरियड होता है जिसपे कंपनी बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड की पैसे को वापस करती है, उसको क्या कहते हैं? मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड में यहां पे लिख रहा हूं, it is a time period, it is a time period at which bondholder received its bond value, its bond वैल्यू। एक मैच्योरिटी पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है जिसपे बॉन्ड होल्डर रिसीव करता है बॉन्ड वैल्यू को। एक होता है रिडीमेबल वैल्यू, सुनिएगा, मैच्योरिटी पीरियड पे जो पैसा रिसीव करता है बॉन्ड होल्डर, उसको क्या कहते हैं? रिडीमेबल वैल्यू कहा जाता है। इट इज अमाउंट which is received by bond holder
at maturity period is said to be redeemable value. It is the amount which is received by bondholder at maturity period is said to be redeemable value. अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो फेस वैल्यू इज अज्यूम टू बी रिडीमेबल वैल्यू. इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन about redeemable value, then it is assumed to be फेस वैल्यू. इसको हम क्या मानेंगे? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम मानते हैं कि वो फेस वैल्यू होगा. क्लियर है ना बेटा? इट इज एज्यूम टू बी फेस वैल्यू. अब आपका होता है डिजायर्ड रिटर्न. प्लीज इसको समझिएगा. इसको हम कहते हैं डिजायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, required return, return of bond, return from bond, return from bond, market return, market return of similar bond, मार्केट रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड. इसको हम कहते हैं मार्केट रिटर्न ऑफ सिमिलर बॉन्ड. अब इसको प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे. सुनिएगा. मान लीजिए आपकी फेस वैल्यू ₹1000 है. कूपन रेट आपका 10% है. मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स है. रिडीमेबल वैल्यू 1000 है. फेस वैल्यू रिडीम किया. अब सुनिएगा, प्लीज समझिएगा. तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट का ये रेट है. कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट. इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. तो 10% ऑफ ₹1000. तो यहां पे ₹100 होगा. अब सुनिएगा, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, प्लीज समझने की कोशिश करेंगे. एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, यहां पे बॉन्ड इशू करेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. बॉन्ड होल्डर को 100 रुपया इंटरेस्ट यहां पे मिलेगा, 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 100 रुपया इंटरेस्ट यहां मिलेगा. और 5th ईयर में आपको रिडीमेबल वैल्यू आपको 1000 हो जाएगा. अब कंपनी ने यह बात कह के कंपनी ने इशू किया डिवेंचर को. कंपनी ने क्या इशू किया बेटा? डिवेंचर को इशू किया. हाँ जी, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया. हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया. कंपनी ने बॉन्ड इशू किया. अब सुनिए, एक इन्वेस्टर है यहां पे. ये इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो इस बॉन्ड में मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इस इन्वेस्टर का जो डिजायर्ड रिटर्न है, डिजायर्ड रिटर्न
जो ये डिजायर रिटर्न कहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न कहिए, रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड कहिए, मार्केट रिटर्न कहिए, चाहे जो भी कहिए, इस इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न है आपका 11% या 10% या 9%, कुछ भी इसका डिजायर रिटर्न हो सकता है भाई। इस डिजायर रिटर्न का मतलब इन्वेस्टर जिस रेट से इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचता है कि मुझे ये रिटर्न मिलनी चाहिए इस बॉन्ड से, चाहे मार्केट से मुझे इस परसेंटेज से रिटर्न आ रही है तो मेरे पास भी इतनी परसेंटेज का रिटर्न आनी चाहिए। तो इन्वेस्टर इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या 11% कमा पा रहा है, क्या 10% कमा पा रहा है, क्या 9% कमा पा रहा है? भाई कितनी परसेंट कमा पा रहा है इन्वेस्टर, वह जो डिफाइन किया जाता है, वो डिटरमाइन जो किया जाता है, उसको कहते हैं डिजायर्ड रिटर्न। इन्वेस्टर उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिटर्न अर्न कर रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, उस रिटर्न से को क्या कहते हैं, मार्केट रिटर्न कहा जाता है। दैट इज द मार्केट रिटर्न। हाँ जी, मिराकी, प्रीति, महेश, आप लोग बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं? व्हाट इज द मार्केट रिटर्न? व्हाट इज द मार्केट रिटर्न, समझ आया कि नहीं आया? जो इन्वेस्टर के पास रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट करने से, दैट इज द मार्केट रिटर्न। व्हाट रिटर्न इज रिटर्न रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी इज सेड टू बी मार्केट रिटर्न। ठीक है ना? मार्केट रिटर्न किसे कहते हैं? जो इन्वेस्टर रियलाइज करता है। इट इज अ रिटर्न realized by the investor due to investment in the bond, investment in the bond is said to be market return, market रिटर्न। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मार्केट रिटर्न कहा जाता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा जाता है। अब आपको दूसरा पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यू इसको कहते हैं रियल वर्थ ऑफ बॉन्ड, रियल बॉन्ड, रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। अब सुनिएगा भाई साहब, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड क्या होता है? मान लिया जाए इसी बॉन्ड का जो एग्जांपल मैंने दिया, यहां पे बॉन्ड आप बाई करोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ पे 100 रुपया मिलेगा, यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया और यहाँ पे ₹100 आपकी 1000 रिडीम हो जाएगा। ये सारे इंटरेस्ट है और ये रिडीमेबल वैल्यू है। यहाँ पे क्या था? फेस वैल्यू 1000 था और कूपन रेट 10% था। भाई साहब, आपका जो डिजायर रिटर्न है, आपकी जो डिजायर रिटर्न है, रिटर्न कितनी है? मान लो 12% है। तो आपको 12% रिटर्न के लिए ये कितना में बाई करोगे, कितने में बाई करोगे, ताकि आपका ये बाई जितना में किया वो पैसा आपको रिकवर हो जाए और उस पैसे के साथ साथ आपको 12% का रिटर्न हो जाए। भाई 12% रिटर्न के लिए आप बॉन्ड को कितना में बाई करोगे ताकि बॉन्ड का आपने जो परचेज किया हुआ वो पैसा रिकवर हो जाए और साथ साथ आपका डिजायर रिटर्न भी मीट हो जाए। तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की वह प्राइस
जिस प्राइस पे इन्वेस्टर अगर खरीदता है बॉन्ड का, वह प्राइस जिस प्राइस पे इन्वेस्टर अगर खरीदता है। अरिजीत गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग, संत पाटिल गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, आप लोग को समझ आ रहा है ये सारी बातें? भाई डिजायर रिटर्न, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? बॉन्ड होल्डर वह प्राइस पे करे जिस प्राइस पे उसका इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाए और साथ साथ उसकी प्राइस रिकवर हो जाए, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? गुड इवनिंग बेटा, मुझे आप लोग को मैसेज नहीं मिल पा रहा था। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? बॉन्ड होल्डर जिस प्राइस पे शेयर को परचेज करे और उसका डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजायर इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इट इज अ वैल्यू of bond at which if investor will purchase and investor will recover, इन्वेस्टर का मतलब बॉन्ड होल्डर, will recovered initial investment as well as desired return is said to be इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू। मैं निकालूंगा ही इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब एक होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो सुनिएगा, पहले बार जब बॉन्ड इशू किया जाता है, प्लीज इसको समझिए, पहले बार जो बॉन्ड इशू करता है कंपनी, तो दैट इज द इशू प्राइस एज पर द कंपनी। अब उसके बाद प्राइमरी में मार्केट में पहले बार इशू होता है, उसमें मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस दोनों सेम होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में उसी बॉन्ड को ट्रेड होने लगता है, और जिस प्राइस पे बॉन्ड को प्रीविलिंग मार्केट में ट्रेड होता है उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। हाँ जी संजय, अरिजीत, आदित्य, क्या बोले आपने? कौन सा रिपीट करना आदित्य बताइए? फेयर वैल्यू को रिपीट करना है कि आपको किसको? मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। हो सकता है कि संजय आप लोग को ये प्रैक्टिकल उतना नहीं, मैंने थ्योरेटिकल नहीं समझ आया। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बार बार इस वर्ड को यूज करूंगा और न्यूमेरिकल करते समय मैं आपको बार बार इसको बताऊंगा बेटा, तो उस समय क्लियर हो जाएगा। प्रियांक, हाँ जी क्लियर है। चलिए, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मैंने कहा कि पहले बार जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो दैट इज द इशू प्राइस, और दैट इज उस समय मार्केट वैल्यू भी वही होता है। लेकिन बाद में वो बॉन्ड क्या होता है? मार्केट में ट्रेड होने लगता है, मार्केट में ट्रेड होने लगता है। तो मार्केट में जब ट्रेड होता है तो किस प्राइस पे ट्रेड होगा उसको हम क्या कहेंगे? हम मार्केट वैल्यू कहेंगे। द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, the market trading price of bond in secondary market
is said to be market value of bond. मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड. अब बताइए कोई भी बॉन्ड को बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए. उस केस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं. तो वेदर वी शुड बाई और नॉट, उसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं. स्ट्रेटजी टू बाई और नॉट बाई. बॉन्ड. अब सुनिएगा, अगर मान लिया जाए एक्चुअल मार्केट प्राइस ग्रेटर देन फेयर प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू, मान लीजिए 1200 में ट्रेडिंग हो रही है और ये 1100 है, तो उस केस में क्या करना चाहिए भाई. 1100 का मतलब फेयर प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वर्थ बॉन्ड का कहा जाए, रियल वर्थ. अब इसको समझिए बहुत अच्छे से. 1100 का मतलब होता है कि अगर बॉन्ड होल्डर 1100 में परचेज करेगा, तो अगर बॉन्ड होल्डर 1100 में परचेज करेगा तो बॉन्ड होल्डर का ये पैसा रिकवर हो जाएगा और साथ साथ जो डिजायर्ड रिटर्न है, डिजायर्ड रिटर्न भी रिकवर होगा. लेकिन बॉन्ड को खरीदना कितना पड़ेगा 1100 में. अगर बॉन्ड होल्डर 1100 में परचेज करेगा तो उसका ये पैसा रिकवर हो जाएगा, उस पैसे के साथ से उसका डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल प्राइस बॉन्ड का कितनी है 1200 रुपया है. तो भाई 1200 में तो आपका पैसा रिकवर नहीं होगा. तो इस केस में नॉट बाई, हम बाई नहीं करेंगे. अगर हमारे पास और फेयर प्राइस ये 1200 रुपया है, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू, अगर ये 1300 हो या आपको 1200 हो, यहां पे 1300 रुपया हो या 1200 हो, तो ये दोनों केसेस में हमें बॉन्ड को बाई करनी चाहिए. होना चाहिए 1200, लेकिन मार्केट प्राइस आपकी है ये और फेयर वैल्यू है ये. फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू ये. भाई मार्केट में 1200 मिल रहा है, आप 1300 देने के लिए तैयार थे, आप 1200 देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे. और प्रैक्टिकल करने पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी पॉइंट्स आपको समझ आ जाएगा. ये थ्योरेटिकली पॉइंट रहने दीजिए. अब मैं आदित्य, संजय, शानू, अरिजीत, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत डिटेल में आप लोग को समझ आ जाएगा. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं. मान लिया जाए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप प्लीज इस बात को समझिए. इस एग्जाम्पल को मान लो एक बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा? ₹1000 है. इसकी फेस वैल्यू ₹1000. अब बताइएगा कूपन रेट कितनी है? इसका 10%. मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 5 years.
रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 1000 है। तो आप बताइए इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, प्लीज बताइए आप। %10 ऑफ ₹1000, ये ₹100 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज आप देखिएगा। यहां पे आपको बॉन्ड का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये 1000 रुपीज, ये 1000 रुपीज, सॉरी ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, और रिडीमेबल वैल्यू उसको 1000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट आपको 100, 100, 100, 100, रिडीमेबल वैल्यू 1000 हो जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? 100, 100, 100, 100, रिडीमेबल वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछी गई यहां से? फाइंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज, ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%, 12% और 8%। 10%, 12% और 8% आपको निकालनी है बेटा। जबकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकाल के ये जो प्रेजेंट वैल्यू आता है दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये होना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। किस रेट से? एट द रेट ऑफ डिजायर रिटर्न। कौन सी रेट से? डिजायर्ड रिटर्न की रेट से। वो आपको निकालना पड़ेगा बेटा। तो हम सब पे निकाल के आपको कंपेयर कर रहे हैं, सब पे निकाल के कंपेयर कर रहे हैं बेटा, इसको समझिए। सब पे निकालेंगे। केस फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, वैल्यू ऑफ बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। भाई आप ₹100 आपको मिल रहा है, 5 साल तक कंटिन्यूअस मिला। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 ईयर, आपको लास्ट में जाके 1000 मिला। यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार मिला 10% 5 ईयर, तो कितना हो जाएगा? 100 3.79, 1000 0.621, 379 621, ये ₹1000 होगा, यह ₹1000 होगा। हाँ जी कॉपी कीजिए इसको।
प्लीज आप लोग कॉपी करें, यह ₹1000 होगा। इसको प्लीज आप लोग कॉपी करें बेटा। प्लीज आप लोग कॉपी करें इसको। हाँ जी साधन पाटिल, आप करेक्ट कर रहे हैं। प्लीज आप इसको कॉपी करें। वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। अब यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 12%, दैट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 12%। तो भाई ₹100 आपको 5 साल तक कंटिन्यूअसली आया था 12% 5 ईयर, प्लस रिडीमेबल वैल्यू ₹1000 था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 5 ईयर। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ₹100 इंटू 3.605 प्लस ₹1000 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 0.567, तो ये हो जाएगा 360.50567। ये दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 567 प्लस 360.5 तो 927.5 रुपीज 928, ये आपको हो जाएगा 928। अब सुनिएगा, यहां पे वैल्यू कम हो गई। अब हम 8% पे निकालने जा रहे हैं। प्लीज कॉपी कीजिए बेटा। प्लीज इसको कॉपी कीजिए और बताइए आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सलोनी, बड़े समय के बाद आपका गुड इवनिंग आया। बताओ बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग प्लीज बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को नोट्स भेजूंगा, प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। संत पाटिल, आदित्य, प्रियांक जैन, अरिजीत, सानू, संजय, आदित्य, प्लीज बताइए आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से आगे बढ़ा जाए। तो ये आ गया। अब हम 8% पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 8%, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
एट द रेट ऑफ 8%। जो डिजायर रिटर्न है उसी के रेट से हम निकालते हैं बेटा। तो भाई आपको 5 साल तक 100 रुपया मिला, 8% 5 ईयर, 1000 आपको मिला, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% 5 ईयर। तो ये ₹1000 आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1.08, और यहां पे ₹1000 हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0.6805, 6806 रख दो, और ये हो जाएगा 3.9927। तो ये 100 है, 399.27 प्लस ₹680.60 प्लस 680.260, तो आपको रुपीज हो जाएगा ये 1079.87, दैट इक्वल टू ₹1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। मैंने तीनों केसेस में बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया। प्लीज बताइए आप लोग, समझ आया कि नहीं आया बेटा? तीनों केसेस में मैंने बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया। आदित्य, प्रियांक, सन पाटिल, अरिजीत, संजय, प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? मैंने हर एक केस में बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, और मुझे प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया। कल मेरी जूम मीटिंग है आप लोग के साथ। जूम पे हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे कि भाई हमारी कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप लोग की क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। और आप लोग की डाउट्स भी होगी तो जूम पे डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मैसेज आप भेजते हैं, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाता हूँ, आपको देख नहीं पाता हूँ। जूम पे मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे, आप मेरी समस्या को समझेंगे, आपकी समस्या को मैं समझूंगा, और इसको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है? और मेरी मेन मोटिव है कि आपकी बेस्ट कैसे हो। प्लीज़ बताइए जूम मीटिंग में कितने बजे आप लोग अवेलेबल रह सकते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जूम लिंक मैं अब कल भेज दूंगा, आप लोग प्लीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड 11 o'clock में आप लोगों से मिलूंगा मैं। अब सुनिए मेरी बात को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फेस वैल्यू आपका 100 था, 1000, कूपन रेट था आपका 10%, मैच्योरिटी पीरियड था आपका 5 ईयर, रिडीमेबल वैल्यू था आपका 1000। ये चीजें था। अब सुनिएगा, यहां पे डिजायर्ड रिटर्न वैल्यू ऑफ बॉन्ड और यहां पे आपका आ गया फेस वैल्यू। अगर डिजायर रिटर्न आपको 10% है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1000 और फेस वैल्यू भी 1000।
यहां पे आपको कूपन रेट मैं लिख देता हूं। यहां पे एक था कूपन रेट, कूपन रेट भी 10% था। तो भाई साहब एक बात आप लोग प्लीज समझिए, अगर यह रेट 8% था, सॉरी कूपन रेट तो 10% ही था तीनों में, 10% ही कूपन रेट तीनों में था, 10%। अगर ये 8% था तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमने कितना निकाला, 1080, जबकि फेस वैल्यू 1000। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छी कंसेप्ट में समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। जब डिजायर रिटर्न 12% है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको कितने, 928, और ये फेस वैल्यू का यहां पे है। तो आप लोग को मैं एक बात मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इशूड एट डिस्काउंट, ये आप लोग टेबल बनाओ, इशूड एट फेस वैल्यू, इशूड एट प्रीमियम। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो बेटा, इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से समझो, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। मैं जो समझाना चाहता हूं उस पॉइंट को आप लोग प्लीज एक बार कॉपी कर लीजिए और फिर मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। प्लीज आप लोग एक बार कॉपी कीजिए, फिर मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। फिर मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, प्लीज आप लोग कॉपी कर लीजिए। डन। आदित्य, सन पाटिल, संजय, अरिजीत, प्रियांक, प्लीज आप लोग समझिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया बेटा। अब सुनिए, एक बात हमेशा याद कीजिएगा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, सुनिए, कंपनी फेस वैल्यू पे, ये जो भी होगा फेस वैल्यू, कंपनी फेस वैल्यू पे 10% दे रही है, कंपनी 1000 पे 10% दे रही है, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है, बॉन्ड होल्डर 12% डिमांड कर रहा है। तो कंपनी 1000 पे आपको 10% दे रही है, बॉन्ड होल्डर 12% का डिमांड कर रहा है, मुझे 12% रिटर्न चाहिए तभी हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी को डिस्काउंट पे इशू करना चाहिए, इशूड एट डिस्काउंट। जब आपको ये वाली चीजें ज्यादा होता है, डिजायर रिटर्न कूपन रेट से ज्यादा होता है, तो इशूड एट डिस्काउंट यहाँ पे फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है। जब डिजायर रिटर्न आपको हायर देन कूपन रेट, कंपनी 1000 पे 10% और कंपनी का 12% डिजायर रिटर्न है, तो भाई साहब कंपनी को इशू तो करना पड़ेगा, लेकिन किस पे इशू करना पड़ेगा, डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा। तो 928 पे 12% का रिटर्न इक्विवेलेंट टू 1000 पे 10% का रिटर्न। तो कंपनी को पैसा इन्वेस्टर तभी देगा जबकि इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न है, भाई मार्केट का रिटर्न 12% है, आप फेस वैल्यू 1000 है तो 1000 पे 10% आप इंटरेस्ट दीजिएगा, तो इन्वेस्टर की 12% का रिटर्न कब होगा, जब आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे। जब आप किस पे इशू करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे।
सानुराज और क्लियर, प्रियांक, अरुण, आदित्य, साधन पाटिल, एक समझ आ गया बेटा डिस्काउंट पे क्यों इशू किया जा रहा है? हाँ जी एकदम अच्छे से समझ आ गया। वाई इट इज इशूड एट डिस्काउंट। भाई ये जो है 1000 पे 10%, लेकिन इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे 12% रिटर्न आए, तो इन्वेस्टर को 12% रिटर्न दीजिएगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा आपकी बॉन्ड में, तो यू विल हैव टू इशू दैट डिस्काउंट। अब सुनिए दूसरी, 1000 पे आप 10% का रिटर्न दे रहे हैं, इन्वेस्टर भी 10% का इशू इन्वेस्ट चाहता है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो फेस वैल्यू ये दोनों इक्वल होगा तो इशूड एट फेस वैल्यू होगा, इशूड एट फेस वैल्यू होगा, यहाँ पे इशूड एट फेस वैल्यू होगा, यहाँ पे इशूड एट डिस्काउंट होगा। जब आपका कूपन रेट और डिजायर रिटर्न दोनों इक्वल होगा, जब आपका कूपन रेट और डिजायर रिटर्न दोनों इक्वल होगा, जब आपकी कूपन रेट और डिजायर रिटर्न दोनों इक्वल होगा तो उसमें इशूड एट फेस वैल्यू होना चाहिए। इशूड एट क्या होना चाहिए बेटा? फेस वैल्यू होना चाहिए, इशूड एट फेस वैल्यू। जब कूपन रेट 10% है और मार्केट का रिटर्न, इन्वेस्टर का रिटर्न 8% है, जब आपका कूपन रेट ज्यादा हो, इन्वेस्टर का रिटर्न 8% है, तो आपको 1080 वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा, 1080। तो उस केस में ये ज्यादा होगा तो इशूड एट प्रीमियम होगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा? इशूड एट प्रीमियम। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इशूड एट प्रीमियम, व्हेन बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम, व्हेन डिजायर रिटर्न इज लोअर देन कूपन रेट, व्हेन डिजायर रिटर्न इज लोअर देन कूपन रेट, व्हेन बॉन्ड इज इशूड एट फेस वैल्यू, बॉन्ड को फेस वैल्यू पे कब इशू करते हैं? जब ये दोनों इक्वल होता है, तब जब ये दोनों इक्वल होता है तो फेस वैल्यू पे इशू करते हैं। और व्हेन बॉन्ड इज इशूड एट अ डिस्काउंट, व्हेन डिजायर रिटर्न इज हायर देन, डिजायर रिटर्न इज हायर देन कूपन रेट, डिजायर रिटर्न इज हायर देन कूपन रेट। हाँ जी बेटा ये क्लियर हो गया पॉइंट। डिजायर रिटर्न इज हायर देन कूपन रेट, when desired return is higher than coupon rate, in that case value of bond should be issued at discount. When desired return is equal to coupon rate, bond should be issued at face value. When desired return is lower than coupon rate, bond should be issued at premium. हाँ जी प्रियांक, मैं रिपीट कर ही रहा हूं, आपको समझिए। जब आपको डिजायर रिटर्न 12% था तो वैल्यू ऑफ 928, 12% क्या कूपन रेट से ज्यादा आप कंपनी सोच रही थी, इन्वेस्टर सोच रहा था, उस केस में इशूड एट डिस्काउंट होने चाहिए। क्या चीज पे इशू होना चाहिए? डिस्काउंट पे। जब कूपन रेट और डिजायर रिटर्न दोनों इक्वल हो जाएगा तो इशूड एट पार होने चाहिए, फेस वैल्यू के बराबर पे इशू करना चाहिए। जब आपकी डिजायर रिटर्न लोअर है, डिजायर रिटर्न लोअर है कूपन रेट से, तो उसके प्रीमियम पे इशू करना चाहिए, प्रीमियम पे इशू करना चाहिए। हाँ जी अरिजीत क्लियर, प्रियांक एक बार और बताओ बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? संजय, साधन पाटिल, अरुण, हाँ जी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज बताइए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला पॉइंट। प्रियांक बताइए एकदम क्लियर हो गया? आप लोग को ये समझना पड़ेगा। क्लियर, बहुत अच्छा। संजय, अरिजीत, आदित्य क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे स्वाति बड़े दिनों के बाद दिखाई दी थी। स्वाति आप लोग प्लीज ये नंबर पे, ये नंबर आप लोग बोलिए अपने फ्रेंड्स को कि व्हाट्सअप करें मेरी लाइव क्लास 9312606737। मुझ पे विश्वास कीजिए कि 100% कोर्स मैं आप लोग को कराऊंगा बेटा, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझसे पढ़िए 100%।
आपके एग्जाम की क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है, इस बार का जो एग्जाम आया था उसका। ठीक है, ये वाली पॉइंट आपको क्लियर है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोग को ये पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। ये जो पीडीएफ नोट्स है मेरी, ये मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा। इतनी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आप लोग, ये इतने सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके एग्जाम में इतने टॉप लेवल का नहीं पूछता है। ये सीए में भी ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको ही जरूरत नहीं है। बताइए ये वाली टॉपिक आप लोग को समझ आया कि नहीं? अच्छे, आप लोग बताइए टुमारो जूम मीटिंग में, टुमारो हम जूम मीटिंग करने जा रहे हैं, जूम सेशन। आप लोग बताइए टाइम, और दूसरा टॉपिक क्या होना चाहिए। 45 मिनट्स का जूम मीटिंग होगा। आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे और मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे, और दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम उसको सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरी ऑब्जेक्टिव है योर बेटरमेंट, आपकी बेटरमेंट मेरी ऑब्जेक्टिव है। बताइए क्या करेंगे बेटा? अरिजीत, शाम या रात को थोड़ी सी मुश्किल है बेटा। एग्जाम प्रिपरेशन, अभी एग्जाम बहुत बाकी है। एग्जाम का प्रिपरेशन के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सारी चीजें। 8 PM रात शाम हो जाता है यार। एक दिन तो मुझे कहीं निकलने की मौका मिलता है शाम को, वो भी आप लोग शाम को कर रहे हो। एट PM नहीं, मॉर्निंग में मैं चाह रहा हूं, मैं 11 AM में मैं चाह रहा हूं आप लोग का टाइम रखा जाए। MCQ सारी कराऊंगा बेटा। MCQ अभी तो हुआ था कुछ दिन पहले आदित्य। एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, एग्जाम के अनुसार ही आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होगा। एक ही बार ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दिए। 11 AM सर, चलिए 11 AM का जूम मीटिंग रखा जाए। जूम मीटिंग 11 AM 11 AM ओके। 1 PM में मुझे कहीं जाना है बेटा संजय, मुझे कहीं जाना है। 11 PM ठीक रहने दीजिए, ठीक है। वी आर गोइंग टू मीट ऑन 11 PM ऑन जूम सेशन। आई विल प्रोवाइड यू लिंक। आप लोग लिंक्स में शेयर होइए। हम आपकी प्रॉब्लम को बात करेंगे, आप मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम की बात हो, एग्जाम के अनुसार ही आपकी चैप्टर चल रही है, और अभी आपको जो चैप्टर चल रहा है उसके बाद धीरे धीरे और भी चैप्टर चलेगा। ठीक है ना बेटा? प्लीज आप लोग ये नंबर जरूर सेव करेंगे आप। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू क्लास बेटा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी की स्लाइड में आप लोग को सेंड करता हूं। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।